जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है ऑन जॉब ट्रेनिंग के अंतर्गत डीलर्स कितने प्रकार के होते हैं, इनवॉइसिंग का रूल क्या है। इन सब चीजों की कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बिजी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। और बिजी सॉफ्टवेयर में आज जो हम लोग परचेज टाइप सेलेक्ट करेंगे वह होगा एलजीएसटी एग्जेम्प्ट। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी लोग चेक कर लें, क्या सभी लोगों को आवाज प्रॉपर जा रही है कि नहीं, वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप लोग कृपया बताएं। फ्रेंड्स, हमें जो अकाउंटिंग करनी होती है वह अकाउंटिंग जीएसटी के नियम के आधार पर करनी होती है। यानी जीएसटी का नियम जैसा कहता है वैसी ही अकाउंटिंग हमको करनी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जीएसटी के नियम को समझना जरूरी है। नियम में सिर्फ आज दो टॉपिक को हम समझेंगे। एक क्या है कि जीएसटी में डीलर कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा क्या है जीएसटी की इनवॉइसिंग का नियम क्या है, इनवॉइसिंग का रूल क्या है। किसी भी टैक्स सिस्टम में इनवॉइसिंग रूल सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली बिजनेस से अटैच होता है और बगैर रूल को समझे इनवॉइसिंग करना बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही असुविधाजनक होता है। तो चलिए अब क्लास को हम लोग एक बार कंटिन्यू करते हैं कि टाइप ऑफ डीलर अंडर जीएसटी। यानी जीएसटी में कितने प्रकार के डीलर्स होते हैं। उसमें दो प्रकार के डीलर जीएसटी के मेन रूप से होते हैं, एक रेगुलर डीलर और दूसरे कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर कौन से होते हैं, कंपोजिशन डीलर क्या होते हैं, इन सब के बारे में। उसके बाद हमको ये बताना है कि इनवॉइसिंग का रूल क्या होता है। जीएसटी में बेसिकली दो प्रकार के इनवॉइस शो किए जाते हैं। एक इनवॉइस तो टैक्स इनवॉइस शो किया जाता है और दूसरा इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई शो किया जाता है। इन दोनों के नियम को समझना है, टैक्स इनवॉइस क्या है और बिल ऑफ सप्लाई क्या है। इसके बाद परचेज की एंट्री हमको करनी है, ठीक, और वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे एलजीएसटी एग्जेम्प्ट के बारे में। तो ये सारे टॉपिक को आज की क्लास में हम लोग को कवर करना है। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकल आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब उस प्रैक्टिकल के पीछे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझना बेहद आसान है, बहुत सुविधाजनक है। इसके लिए मैंने कुछ नोट्स भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके रखा है। इस नोट्स को एक बार देखें जिससे आपको क्लास बेहतर समझ में आएगा। ये अपना नोट्स है। इस नोट्स में आप लोग ध्यान दें तो आपको ये दिखा गया है टाइप ऑफ डीलर, यानी जीएसटी में डीलर कितने प्रकार के होते हैं। तो अब इस नोट्स को एक बार पढ़ के हम आपको समझा दे रहे हैं। डीलर्स की एनुअल एग्रीड टर्नओवर के आधार पर निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। अब यहां पर एक ऑप्शन आया एनुअल एग्रीड टर्नओवर, ठीक। तो ये टर्नओवर का क्या मतलब होता है। टर्नओवर शब्द का मतलब होता है द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का जो टोटल अमाउंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स, यानी सेल्स करने का जो टोटल अमाउंट है वो टर्नओवर है। एज्यूम करिए कि यह महीना चल रहा है जून का। जून के महीने में मैंने 2 लाख रुपए का सेल किया, तो जून का टर्नओवर कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए। यानी द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टर्नओवर। यानी हम जितने रुपए का सेल करते हैं, सेल का मतलब सप्लाई करते हैं। अब वह सप्लाई गुड्स की भी हो सकती है और सर्विसेज की भी हो सकती है। यानी टर्नओवर में इंक्लूड किया जाता है इन दोनों को, किन दोनों को, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इन दोनों चीजों को हम टर्नओवर में इंटीग्रेट करते हैं। सबको समझ में आ रही चीजें, ठीक है। ये चीज सबको क्लियर हो रही ना कि टर्नओवर में कौन कौन सी चीजें हैं। टर्नओवर का मतलब होता है द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टर्नओवर। अब अगर मान लेते हैं कि जून के महीने हमने 2 लाख रुपए की सेल किया, जुलाई के महीने में फिर हमने 2 लाख रुपए की सेल किया, अगस्त के महीने में हमने 3 लाख रुपए की सेल किया। इसी प्रकार से जब 12 महीने का टोटल निकाला जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर जो टोटल वैल्यू आ रही है वो 25 लाख रुपए आ रही है, यानी पूरे साल में मैंने 25 लाख रुपए का सेल किया, 25 लाख रुपए की गुड्स सप्लाई की। तो ये जो 25 लाख रुपए है, ये 25 लाख रुपए मेरा कहलाएगा एनुअल एग्रीड एग्रीगेट टर्नओवर। इसे बोलेंगे एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर। समझ में आया ना।
यानी पूरे साल में किया गया टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स, टोटल जितना रुपए का पूरे साल में हम माल बेच रहे हैं वही एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कहलाता है। क्लियर है? जी सर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहली लाइन मैंने आपको पढ़ा कि डीलर्स का एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के आधार पर डीलर्स को दो भागों में बांटा गया। वो दो भाग कौन कौन से हैं उसके लिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला, एक तो हो गए हमारे रेगुलर डीलर और दूसरे हो गए हमारे टर्नओवर कंपोजिशन डीलर। तो हमारे डीलर्स को अगर देखा जाए तो डीलर मुख्य रूप से दो हो गए, वन रेगुलर डीलर और दो कंपोजिशन डीलर। एक हो गया रेगुलर डीलर और दूसरा हो गया कंपोजिशन डीलर। अब रेगुलर डीलर कौन से हैं और कंपोजिशन डीलर कौन से हैं, इन चीजों के बारे में हम लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। रेगुलर डीलर क्या है और कंपोजिशन डीलर क्या है, इन दोनों के बारे में हमको अच्छी तरीके से समझना है। ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, यानी जो पूरे साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा माल बेचते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की रेगुलर स्कीम में कराना होता है। ऐसे डीलर्स को अपना टैक्स मंथली जमा करना होता है। ऐसे डीलर्स को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित फार्मूले का इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पर एक फार्मूला निकल कर आ गया, जीएसटी पेएबल इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी, जीएसटी पेएबल इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी पेएबल इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये बहुत ही काम की चीज है। कई बार इंटरव्यू में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कोई रेगुलर स्कीम का डीलर है तो उसे टैक्स किस फार्मूले के अनुसार किस तरह से उसका टैक्स कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, फिर से सुनिए। ऐसे डीलर, इसको समझते हैं, ऐसे डीलर जो पूरे साल में, ऐसे डीलर जो पूरे एक साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का माल सेल करते हैं, उनको जीएसटी में रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की दो स्कीम हो गई, एक हो गई रेगुलर स्कीम, दूसरी हो गई कंपोजिशन स्कीम। तो जो छोटे डीलर्स हैं उनको कंपोजिशन स्कीम में रखा गया है और जो बड़े डीलर्स हैं उनको जो है रेगुलर स्कीम में रखा गया है। यानी किसी डीलर का टर्नओवर जो है, अगर वह 20 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ के अंदर है तो वह कंपोजिशन डीलर होगा, और अगर वह 1 करोड़ से ऊपर है तो वह रेगुलर डीलर होगा। बात समझ में आई? तो ठीक है। अब इसको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है। आप उस एग्जाम्पल से समझेंगे तो चीजों को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने कंपेरिजन किया है रेगुलर और कंपोजिशन डीलर्स का। कंपोजिशन डीलर का कैसा टैक्स कैलकुलेशन का नियम होता है और रेगुलर डीलर का कैसा नियम होता है, इन दोनों नियमों को आपस में कंपेयर किया गया है। इन कंपैरिजन के आधार पर हम आज की क्लास में टैक्स कैलकुलेशन के लिए भी सीखेंगे कि टैक्स कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कई लोग बड़ी बड़ी पढ़ाई करके आते हैं लेकिन अब रेगुलर और कंपोजिशन का टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, और हमको जो सीखना है वो प्रैक्टिकली सीखना है। पहले तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझना है इंटरव्यू को पास करने के लिए, प्लस जॉब की सिलेक्शन के लिए मुझे प्रैक्टिकल की जानकारी भी होनी जरूरी है। तो ध्यान से समझें, वापस आते हैं अपने रेगुलर और कंपोजिशन वाले में। तो मैंने आपको ये बताया कि ऐसे डीलर जिनका सालाना टर्नओवर यानी पूरे साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का माल बेच रहे हैं, उनको जीएसटी की रेगुलर स्कीम में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और ऐसे डीलर्स को मंथली टैक्स जमा करना होता है। और ऐसे डीलर को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया। वो फार्मूला कौन सा है? जीएसटी पेएबल इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर है सर? जी सर, क्लियर है। अब इस फार्मूले पर एक डेरिवेशन, एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, तब ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आप समझ लीजिए कि इसी तरीके से नियम है, यही इसका रूल्स है, यही जीएसटी का एक्ट है, यही जीएसटी का कानून है, और इसी एक्ट, इसी कानून के हिसाब से हमको चलना होगा। आई बात समझ में? सबको क्लियर हो रहा है? चलिए, तो ये हो गया हमारा जीएसटी की जो दो स्कीम बनाई गई उनके बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय। अब सेकंड स्कीम जो हो हमारी वो है कंपोजिशन स्कीम। ऐसे डीलर जिसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है, यानी जिनका पुराना सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है, वो अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में करा सकते हैं। जिनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है
वो अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में करा सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखी गई करा सकते हैं, यानी यह एक ऑप्शनल चीजें हैं। ठीक, मैंने आपसे बोला कि अगर आपके पास साल भर का समय नहीं है पढ़ने का, आप बीसीए की 10,000 रुपये फीस नहीं जमा कर सकते हैं, तो आप डीएफए में भी एडमिशन करा सकते हैं। तो मैंने क्या दिया, एक ऑप्शन आपको दिया। समझ में आ रहा है ना? तो यही इन दोनों में अंतर है। यानी कंपोजिशन डीलर अगर चाहता है कि हम रेगुलर डीलर की स्कीम में जाएं, तो उसका गवर्नमेंट स्वागत करती है। लेकिन अगर वो कंपोजिशन स्कीम में रहना चाहता है, तो वहां पर भी गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और यहाँ पर आपको ये देखना है कि किसी भी बिजनेस का अगर सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है, किसी भी बिजनेस का अगर सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है, तो ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे डीलर्स को अपना रजिस्ट्रेशन जो है जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में कराना होता है। वास्तव में कंपोजिशन स्कीम को जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए किया गया था। जीएसटी का जो प्रोसेस था वो बहुत शुरू में, बहुत जुलाई 17 में जब जीएसटी लागू हुआ ना, तो बड़ा क्रिटिकल था। बड़े पेपर मेंटेन करिए, ठीक है, खरीद बिक्री का रिकॉर्ड मेंटेन करिए। तो हर बिजनेस की ऐसी कैपेसिटी नहीं होती है कि वह अपने बिजनेस में कंप्यूटर लगाए, चलाने के लिए ऑपरेटर्स रखे, उनको सैलरी दे, इंटरनेट की व्यवस्था करे, पेपर वर्क में पैसा खर्च करे। ऐसा हर बिजनेस की कैपेसिटी नहीं होती है। तो जो छोटे बिजनेस थे उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पेपर वर्क में बड़ी परेशानी होती थी। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना एक अलग स्कीम बनाई जाए और इस स्कीम में छोटे डीलर्स को रखा जाए, जिनकी बिजनेस की कैपेसिटी कम है, एनुअल टर्नओवर कम है, जो कम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए कंपोजिशन स्कीम बनाई गई। चलिए, स्कीम के कुछ पॉइंट को मैंने बनाया है नोट्स में, आप उसको समझिए। ऐसे डीलर्स को अपने टर्नओवर का निर्धारित परसेंटेज, करंट रेट 1% ही टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। अगर कंपोजिशन स्कीम का कोई डीलर है और उसने एक महीने में 100 रुपए का माल बेचा है, तो 100 रुपए के माल के पीछे उसको सिर्फ जीएसटी 1 रुपया जमा करना पड़ेगा, यानी टर्नओवर का कितना, 1%। और अगर वो 1,000 का माल बेचेगा तब 10 रुपए टैक्स जमा करेगा। अगर वो 10,000 का माल बेचेगा तो 100 रुपए टैक्स जमा करेगा। अगर वो 1 लाख रुपए का माल सेल करेगा तो वह 10,000 रुपए टैक्स जमा करेगा। समझ में आ गया ना? फिर समझिए, कंपोजिशन स्कीम बहुत ही आसान है। कंपोजिशन स्कीम में सिर्फ अपने टर्नओवर का 1% टैक्स जमा करना पड़ता है। यानी कोई डीलर अगर एक माह में 1 रुपए का माल बेच रहा है, 100 रुपए का माल बेच रहा है, तो उसको जो है 1 रुपए टैक्स के रूप में जमा करना पड़ेगा। अगर 1,000 रुपए का माल बेच रहा है तो 10 रुपए जमा करना पड़ेगा। अगर 10,000 रुपए का गुड सेल कर रहा है तो 100 रुपए जमा करना पड़ेगा। ठीक है। अगर इसी तरह 1 लाख रुपए का सेल कर रहा है तो उसको 1,000 रुपए टैक्स जमा करना पड़ेगा। यानी उसको जितने रुपए का सेल कर रहा है उसका 1% टैक्स सीधा गवर्नमेंट को जमा करना। हिसाब बिल्कुल साफ, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। चलिए, सेकेंड चीज, ऐसे डीलर्स को ना तो डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत होती है और ना ही टैक्स इनवाइस इशू करने की आवश्यकता। रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। जो टैक्स की इनवाइसिंग के रूल होते हैं उनके रूल को भी बहुत फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वह केवल अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ना ही बहुत ज्यादा रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है, ना स्टॉक को मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, ना सेल्स को और परचेज को इनवाइस वाइज रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है। वह एक राउंड अप में फाइल करते हैं, लंब सम जिसको बोलते हैं आप लोग, कि लंब सम इतने रुपए का सेल हुआ, इतना टैक्स जमा कर दिया अपना किना। चलिए, तो ये स्कीम बहुत ही सुविधाजनक है। इसको बोला जाएगा समाधान योजना। समाधान का मतलब किसी समस्या का समाधान। तो जीएसटी की स्कीम में जो छोटे डीलर थे उनके लिए एक समस्या थी, परचेज को और सेल्स की इनवाइस को मेंटेन करने में, इनवाइसिंग के रूल्स को फॉलो करने में, कंप्यूटर लगाने में, रिटर्न फाइल करने में तमाम दिक्कत थी। उसको दूर करने के लिए सरकार ने सीधा सा नियम निकाला कि जितना रुपए का आप सेल करेंगे उसका 1% जमा कर दीजिए। लेकिन यह सिर्फ छोटे बिजनेस के लिए लागू होता है जिनका पूरा साल का जो सेल है वह 1 करोड़ रुपए है। तो यहां तक बात आपको क्लियर आ गई? ठीक है। अब उसके बाद ऐसे डीलर्स को केवल क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है। यानी जो कंपोजिशन स्कीम के डीलर होते हैं वह 3 महीने में एक बार फाइल करते हैं। जो साल है ना, साल का मतलब ईयर, उस पूरे साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड किया गया। ध्यान दीजिए, हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं। क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही।
ठीक, पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है उसको तिमाही डिवाइड किया गया है। जैसे मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है, यह सेकंड है, यह थर्ड है और यह फोर्थ, यानी सब मिला के कितना हो गया, 4 तिमाही, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 तिमाही में डिवाइड किया गया। पूरा जो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, उसको 4 तिमाही में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट तिमाही हमारा होगा अप्रैल से लेकर जून तक। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है? अप्रैल से, तो अप्रैल से जून तक का फर्स्ट तिमाही होता है। फिर जुलाई से लेके सितंबर तक का सेकंड तिमाही होता है, सेकंड क्वार्टर। फिर अक्टूबर से लेके और दिसंबर तक का थर्ड क्वार्टर होता है। और फिर जनवरी से लेके मार्च तक का फोर्थ क्वार्टर होता है। इस तरीके से अलग अलग क्वार्टर बनाए गए, ठीक है। और इनको क्या करना होता है, इस क्वार्टर के हिसाब से रिटर्न फाइल करना होता है। यानी जनवरी में कितना सेल किया, फरवरी में कितना सेल किया, मार्च में कितना सेल किया, तीनों सेल को जोड़ दिया, फिर उसका 1% निकालकर जीएसटी का टैक्स जमा कर दिया। मान लीजिए कि जो जनवरी की सेल है वह 2 लाख रुपए है, फरवरी की जो सेल है वो 3 लाख रुपए है और मार्च की जो सेल है वो 1 लाख रुपए है। तो कितना सेल हो गया, 6 लाख। अब 6 लाख रुपए का 1% निकाला जाएगा और उसी 1% को वह टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को जमा करेंगे। इस तरह क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है। क्लियर हो गया जी? हो गया, समझ में आ गया? तो कंपोजिशन डीलर क्या है? ऐसे डीलर जिनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है, वह जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम, जिसको हिंदी में समाधान योजना कहते हैं, में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह अगर वो चाहें तो रेगुलर स्कीम में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट उनका वहां पर भी वेलकम करती है, लेकिन उनके लिए एक नियम बनाया गया कि आप कंपोजिशन में रहिए, जिससे आपका काम आसानी से हो जाए, ठीक है। वास्तव में जो कंपोजिशन स्कीम है, जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए बनाया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए गए थे। नंबर 1 नियम क्या है? ऐसे डीलर्स को अपने टर्नओवर का एक निर्धारित परसेंटेज, करंट रेट 1% टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को जमा करना होता है। नंबर 1 चीज। दूसरी, ऐसे डीलर्स को ना तो डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत होती है, ना ही टैक्स इनवॉइस को करने की आवश्यकता होती है, रूल्स को फॉलो करना है। तो इस तरह ये जो नियम बनाया गया वह नियम काफी आसान था, काफी सुविधाजनक था और काफी बेहतर था। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया हमारा कंपोजिशन स्कीम। इस स्कीम को हम बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम। अब रेगुलर और कंपोजिशन दोनों का एक कंपेरिजन किया जा रहा है, एक कंपेरिजन किया जा रहा है। रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम के बीच में एक कंपेयर किया जा रहा है कि दोनों में कैसे काम होगा। तो सबसे पहले कंपोजिशन स्कीम के बारे में समझें। इस स्क्रीन को पढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी मैं जैसे इसमें समझाना शुरू कर दूंगा ना, तो बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स लगेंगी। अभी ये क्लीन दिख रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर दे रहा हूँ, मैंने इसका जूम लेवल बढ़ा दिया। अब इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यह कैलकुलेशन समझना बेहद आसान है और आज इसी के आधार पर कुछ आपको कैलकुलेशन करने के लिए होमवर्क भी दिया जाएगा, इसलिए सभी लोगों को यह चीज समझना बेहद जरूरी है। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए, अब यहाँ पर हमने बताया कि 2 प्रकार के डीलर्स हैं, एक कंपोजिशन डीलर और दूसरा रेगुलर डीलर। एज्यूम करिए कि कोई कंपोजिशन डीलर का बिजनेसमैन, कोई कंपोजिशन डीलर किसी भी गुड्स को 25,000 रुपए में परचेज करता है। कोई भी कंपोजिशन डीलर उसको 25,000 रुपए में खरीदता है। उस गुड्स पर सरकार ने 5% जीएसटी लगाया है, तो जब 25,000 का 5% निकालेंगे तो 1250 रुपए जीएसटी का आ जाएगा। यानी कंपोजिशन डीलर की जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो 25,000 प्लस 1250 रुपए, यानी 26,250 रुपए। ये हो गया कंपोजिशन डीलर की टोटल कॉस्ट। अब इस डीलर ने अपना एक माइंड सेट कर रखा है कि हमको 10% मार्जिन लेना है। अब 26,250 का जब 10% निकालेंगे तो 2,625 रुपए आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका क्या, मार्जिन। और जब इसी कॉस्ट को मार्जिन से जोड़ दिया जाएगा तो उसकी सेल प्राइस बन जाएगी। भाई एक फोन मैंने 100 रुपए में खरीदा, मैंने सोचा कि 10% मार्जिन लेना है, उसका मार्जिन कितना हो गया, 10 रुपए हो गया, तो मेरी सेल प्राइस कितनी हो जाएगी, 110 रुपए। परचेज कॉस्ट प्लस मार्जिन। क्लियर है? तो अब ये कितने में सेल करेगा, ये इसको सेल करेगा 28,875 रुपए, 28,875 रुपए।
क्योंकि जो कंपोजिशन डीलर है वह अपने ग्राहकों से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। देखिए सबसे लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, ऐसे डीलर्स टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो कॉस्ट आएगा वह टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए नहीं। तो ये 28,875 में इन्होंने खरीदा और इसी में इनको सेल करना है। फिर से सुनिए, एक कंपोजिशन डीलर ने 25,000 रुपए का कोई गुड्स खरीदा, खरीदते समय उसने 5% का जो है टैक्स पे किया 1250 रुपए, यानी डीलर की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 26,250 रुपए। उसने 10% का मार्जिन रखा, तो मार्जिन हो गया 2625 रुपए। अब इन दोनों को जब आपस में ऐड कर दिया जाएगा तो बन जाएगा 28,875 रुपए। अब ये इतने रुपए में सेल कर, अब सेल करने के बाद, उसे टैक्स पेबल निकालना है। तो टैक्स पेबल मैंने अभी आपको बताया था कि जितने रुपए का सेल होगा उसका 1%। तो जब इसका 1% आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 288 रुपए 75 पैसे। जब उसको राउंड फिगर में ले आएंगे तो 289 रुपए आ जाएगा। इस ट्रांजेक्शन के लिए इस कंपोजिशन डीलर को सरकार को 289 रुपए टैक्स जमा करना। फिर से सुने, इस ट्रांजेक्शन के लिए इस डीलर को गवर्नमेंट को 289 रुपए का टैक्स जमा करना। अब अगर हम कंपोजिशन स्कीम के अलावा रेगुलर स्कीम की बात करें, अब अगर कंपोजिशन स्कीम के अलावा हम रेगुलर स्कीम की बात करें तो रेगुलर डीलर भी 25,000 में खरीदेगा, इस पर भी जीएसटी 5% लगेगा और इसकी जो कॉस्ट आ जाएगी 26,250 रुपए आ जाएगी ना। अब इससे मार्जिन जो है वो हो जाएगा 2,500 रुपए। इसका जो मार्जिन है वो हो जाएगा 2,500 रुपए। तो 26,250 प्लस 2,500 मार्जिन हो जाएगा तो हो जाएगा 27,000। ये परचेज की कॉस्ट में जब मार्जिन जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 27,500 रुपए। तो परचेज की कॉस्ट कितना था 25,000 रुपए और उसमें मार्जिन कितना हो गया 2,500, तो 27,500 रुपए इस डीलर के लिए कॉस्ट हो जाएगी। और इस कॉस्ट पर जब वो 5% टैक्स लगाएगा तो 1,375 रुपए उसका टैक्स हो जाएगा। 1,375 रुपए उसका टैक्स हो जाएगा। अब इन दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो जो कस्टमर की जो प्राइस आएगी 28,875 आ जाएगा। अब इस पर टैक्स इनको कितना जमा करना है, टैक्स कैलकुलेट करने का नियम क्या है, टैक्स लाइबिलिटी माइनस आईटीसी। टैक्स लाइबिलिटी माइनस आईटीसी। तो टैक्स लाइबिलिटी क्या है, गुड्स को सेल करते समय कलेक्ट किया जाने वाला टैक्स टैक्स लाइबिलिटी कहलाता है। फिर ध्यान से सुनिए, गुड्स को सेल करते समय हम जितना टैक्स कलेक्ट करते हैं वह टैक्स लाइबिलिटी कहलाता है। तो इन्होंने, इस डीलर ने माल बेचते समय 1,375 रुपए टैक्स कलेक्ट किया, यानी यह इसकी लाइबिलिटी हो गई। खरीदते समय जो टैक्स इन्होंने पे किया था 1,250 रुपए, वह उसकी आईटीसी हो गई, वह उसकी आईटीसी हो गई। तो अगर टैक्स लाइबिलिटी में से आईटीसी को घटा दिया जाएगा, अगर टैक्स लाइबिलिटी में से आईटीसी को घटा दिया जाएगा तो बैलेंस अमाउंट जो बचेगा 125 रुपए, वही हमारा टैक्स पेबल कहलाएगा। जो बैलेंस अमाउंट बचेगा टैक्स वह हमारा कहलाएगा टैक्स पेबल। यानी 1,375 में से 1,250 अगर घटा देंगे तो जो 125 रुपए बच रहा है यही हमारा कहलाएगा जीएसटी पेबल। क्लियर है? जी सर क्लियर। तो ये हो गया टैक्स कैलकुलेट करने का नियम। इस नियम को एक बार आप मन में देखें, समझें। अगर आपको डाउट्स हो तो आप क्वेश्चन पुटअप करें और आपके सवालों का यहाँ से जवाब दिया जाए। अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरे नियम को हम एक बार दोबारा बता देंगे, बशर्ते वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको पूछें। कुमकुम सिंह बोल रहे हैं सर, दोबारा बता दीजिएगा। ठीक है। और किसको समझ नहीं आया? नेहा सिंह बोल रहे हैं सर एक बार और प्लीज सर। ठीक है, बता देंगे। और किसी को? आप लोग अपने पे रिप्लाई करें। सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को समझ आ गया? अगर आपके मन में कुछ ऐसा प्रश्न आ रहा है जिसको आप टाइप करके पूछने में आपको हिचक लग रही है तो आप अपने माइक्रोफोन को इनेबल करें। ऐप्स में सबसे ऊपर देखेंगे तो माइक्रोफोन का सिंबल बना हुआ है,
वहां से उसको इनेबल करें, इनेबल करके अपने प्रश्न को पूछें। वासु भी बोले जी सर बता दीजिएगा एक बार और। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? बता दीजिएगा, लेकिन क्या बता दीजिएगा? ये कंपैरिजन बता दीजिएगा, शुरू से पूरी क्लास को रिपीट कर दीजिएगा। बताएं, कोई एक ही जवाब दे दें। पूरी क्लास को रिपीट करें कि कंपोजिशन डीलर क्या है, रेगुलर डीलर क्या है, या जो ये कंपैरिजन का कैलकुलेशन था ये रिपीट करना है। बताइए, जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए मैं इस कैलकुलेशन को रिपीट कर दे रहा हूं। कैलकुलेशन को रिपीट करने से पहले कुछ चीजों के बारे में आपको समझना है। सबसे पहले कुछ चीजें आप लोग कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। वैसे ये सारी चीजें बतानी बहुत जरूरी होती हैं। सबसे पहली चीज, टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? गुड्स को सेल करते समय जितना टैक्स कलेक्ट किया जाता है वह टैक्स लायबिलिटी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि माउस मैंने 200 रुपए प्लस 5% टैक्स, तो 200 का 5% 10 रुपए, 210 रुपए में मैं बेच रहा हूं। इसमें 200 रुपए इसका दाम है और 10 रुपए टैक्स है। तो ये जो टैक्स कलेक्ट मैं कर रहा हूं गुड्स को सेल करते समय, यह जो टैक्स है वह हमारी टैक्स लायबिलिटी कहलाएगा। यानी गुड्स सेल करते समय हम जितना भी टैक्स कलेक्ट करेंगे, गुड्स को सेल करते समय हम जितना भी टैक्स कलेक्ट करेंगे वो सारा टैक्स हमारी टैक्स लायबिलिटी कहलाएगा। गुड्स को सेल करते समय हम जितना टैक्स कलेक्ट करेंगे वो सारा हमारा टैक्स लायबिलिटी कहलाएगा। क्लियर है? जी सर क्लियर। सेकंड चीज समझिए, आईटीसी क्या होती है? गुड्स को खरीदते समय, गुड्स को खरीदते समय जितना गुड्स को खरीदते समय हम जितना भी टैक्स पे करते हैं, यानी किसी भी गुड्स को खरीदते समय जितना टैक्स हम पे कर रहे हैं वह मेरी आईटीसी कहलाएगा। जैसे इस केस में खरीद देखें तो ये 5% टैक्स पे कर रहा है गुड्स को खरीदते समय, तो ये क्या हो गया? इसकी ये हो गई आईटीसी। गुड्स को सेल करते समय जो टैक्स कलेक्ट होता है वो टैक्स लायबिलिटी कहलाता है। तो सेल करते समय यह 1375 रुपए कलेक्ट कर रहा है, इसलिए ये कहलाएगा इसकी लायबिलिटी। तीसरी चीज टर्नओवर मैं आपको बता रहा था। एनुअल टर्नओवर का मतलब ये होता है कि एक साल में किया गया टोटल सेल ही एनुअल टर्नओवर कहलाता है। अगर कोई सिंपल आपसे शब्दों में पूछे व्हाट इज टर्नओवर, टर्नओवर क्या होता है, तो आप बताएं कि द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स, द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स आइदर द टोटल अमाउंट ऑफ सप्लाई इज कॉल्ड टर्नओवर। यानी हम जितने रुपए का माल बेच रहे हैं वह हमारी टर्नओवर कहलाता है। टर्नओवर अलग है, प्रॉफिट अलग है, रेवेन्यू अलग है, ये सब शब्द अलग अलग हैं। इन सारे शब्दों को मिक्स करके नहीं समझना है। क्लियर हुआ? आईटीसी क्या है और टैक्स लायबिलिटी क्या है, दो चीज क्लियर हो गया। टर्नओवर क्या है ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप लोग देखें, कंपोजिशन डीलर ने एक कोई सामान खरीदा 25,000 रुपए का, खरीदते समय उसको 1250 रुपए उसने टैक्स दे दिया, उसका कॉस्ट आ गया, इन दोनों को जोड़ दिया गया 26,250 रुपए। अब 10% उसने मार्जिन रखा अपना, मुनाफा फायदा, कि हम जो भी सामान बेचेंगे 10% फायदा लेकर बेचेंगे, तो 2625 रुपए उसका मार्जिन हो गया। सेल प्राइस आपको निकालना है, तो मार्जिन प्लस कॉस्ट, तो जब 26,250 में ये कॉस्ट मार्जिन जोड़ देंगे तो 28,875 आ जाएगा, इसका सेल प्राइस आ जाएगा। अब चूंकि कंपोजिशन जो डीलर है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए यहां पर जीरो अमाउंट दिया गया, यानी उसकी लायबिलिटी यहां पर जीरो। अब कस्टमर प्राइस उसका कितना हो जाएगा? 28,875 रुपए का। अब इसका 1% टैक्स उसे गवर्नमेंट को जमा करना होगा, 1% टैक्स गवर्नमेंट को जमा करना होगा। तो 288 रुपए 75 पैसे का जब 1% आप निकालेंगे ना, तो हो जाएगा कितना? 289 रुपए, और यही टैक्स को गवर्नमेंट के पास जमा करना। क्लियर है? रेगुलर डीलर की कहानी समझिए। जब रेगुलर डीलर उसी गुड्स को 25,000 में खरीदेगा तो 1250 रुपए टैक्स से भी देना पड़ेगा,
लेकिन यह 1200 टैक्स उसका एडजस्टमेंट होगा जीएसटी पे करते समय, इसलिए यह इसकी बन जाएगी आईटीसी। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इस रेगुलर डीलर की जो कॉस्ट आ जाएगी 25,000 प्लस 1250 यानी 26,250 रुपए। इस पर जो मार्जिन बनेगा वो है 10%। तो इसकी जो परचेज कॉस्ट है वो 25,000, 25,000 का 10% 2500 रुपए। और जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तब इसका बन जाएगा सेल प्राइस। सॉरी, जब इस 25,000 रुपए को इस 2500 से जोड़ दिया जाएगा तो इसका हो जाएगा सेल प्राइस, यानी परचेज प्राइस प्लस मार्जिन, तो 27,500 रुपए। इस पर जब जीएसटी लगेगा 5% तो 1,375 रुपए टैक्स को कलेक्ट करेगा, यानी फाइनल अपने कस्टमर को कितने का बेचेगा, 28,875 रुपए का। आप देखें कि चाहे रेगुलर डीलर उस सामान को बेच रहा है, चाहे कंपोजिशन डीलर उस सामान को बेच रहा है, दोनों ही कंडीशन में जो कॉस्ट है वो स्थिर है, यानी जो रेट है वो बिल्कुल फिक्स है। इसलिए इसको बोला जाता है जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। यानी पूरी इंडिया कंट्री को एक मार्केट के रूप में देखा जा रहा है, जहां पर गुड्स की प्राइस को बिल्कुल फिक्स कर दिया जा रहा है। चाहे ये माउस यूपी में बिकेगा तो उतने में ही बिकेगा, बिहार में बिकेगा तो उतने में बिकेगा, महाराष्ट्र में सेल होगा तो उतना ही सेल होगा। ठीक है, तो ये कॉस्ट को स्थिर करने के लिए भी बनाया गया है। और जीएसटी टैक्स पेबल मतलब क्या हुआ, टैक्स लाइबिलिटी माइनस आईटीसी। टैक्स लाइबिलिटी 1375, आईटीसी मैंने बता दिया 1250, तो हो गया 125 रुपए। अब कितने लोगों को आया समझ में, कितने लोगों को नहीं समझ में आया बताएं। नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो आप लिख कर नहीं बोल सकते तो आप माइक्रोफोन एनेबल करके बोलें, लेकिन क्वेश्चन पूछें, मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। बताइए, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो। बिंद्रेश, आप कुछ पूछना चाहते हो? और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए। चलिए, यानी आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया। तो अब आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। क्लास को और ज्यादा पढ़ाना था, लेकिन और ज्यादा पढ़ाने पर कंफ्यूजन ज्यादा होगा। जो ये कैलकुलेशन का नियम हमने आपको बताया है, जिनको क्वेश्चन नहीं पूछना है माइक्रोफोन अपना बंद कर दें, जिससे क्लास पढ़ाने में दिक्कत ना हो। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है उतनी देर के लिए अपना क्लास माइक्रोफोन इनेबल करें, नहीं क्वेश्चन पूछना है तो माइक्रोफोन बंद कर दें। ठीक है, तो जितना चीज आज इस क्लास में पढ़ाया है, यह वीडियो आप अभी हम जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। उस वीडियो को आप देखें, और देखने के बाद उस पर मैं कुछ टेस्ट भी आपको दे रहा हूं, उस टेस्ट को आप दें ऑनलाइन। ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट दें जिससे ये जो कैलकुलेशन का नियम है यह आज की डेट में पक्का हो जाए कि रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर का जो टैक्स कैलकुलेट करने का नियम है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरव्यू में बच्चे फेल इसी क्वेश्चन में होते हैं। इंटरव्यूअर सिंपल पूछता है, ये माउस है, कहोगे हाँ माउस है, इस पर मैंने 18% टैक्स लगता है, कहेंगे हाँ लगता है। अब आप कहेंगे इसको 100 रुपए में खरीद के 150 में बेच रहा हूं, तो मुझे फायदा कितना मिला। अब कोई भी आदमी रहेगा तो कहेगा 50 रुपए मिला, लेकिन ये आंसर गलत है। बताएगा ये माउस है, इस पर 18% जीएसटी सरकार ने लगाया है, लेकिन मैं इसको 100 रुपए में खरीद के 150 में बेचता हूं, तो बताओ मैंने फायदा कितना कमाया। तो कोई भी कहेगा 100 में खरीदा 150 में बेचा 50 रुपए का, लेकिन यह आंसर गलत है। कैसे गलत है, कल की क्लास में देखेंगे। फिलहाल आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो क्वेश्चन आप पुटअप करें, बोलकर पूछें, टाइप करके पूछें। ठीक है, रिकॉर्डिंग को 2 बार 4 बार सुने, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। जो चीजें अच्छी लगी रिकॉर्डिंग को बीच में रोक रोक के कॉपी पर नोट भी करें, और सारी चीजों का एकदम माइंड सेट कर लें। उसके बाद जो भी समस्या आ रही है उसके लिए नोट्स आप लोगों को बनाना बहुत जरूरी है। अपना नोट्स आप लोग अपने हिसाब से बनाते जाएं। ठीक है, अपना नोट्स वीडियो को देख देख के आप नोट्स को बनाते जाएं, अच्छा नोट्स बनाएं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए।
दूसरी चीज कि आज आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल दिए जाएंगे कॉपी पर सॉल्व करने के लिए, इसकी कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल नहीं है, वो न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करके दिखाना, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि कंपोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर का टैक्स कैलकुलेशन सबको समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। टेक केयर, बाय बाय।